नमस्कार। क्या बंगाल में भाई ने दीदी को घेर लिया है? भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वाले, और दीदी यानी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। क्या ये चुनाव बंगाल की अस्मिता के चुनाव हैं? क्या ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के चुनाव हैं? क्या इन 8 चरण के चुनाव में लोग बीजेपी को बंगाल में बिठाना चाहते हैं सत्ता में, या वे टीएमसी को हराना चाहते हैं? क्या टीएमसी के कार्यों से, क्या टीएमसी के कार्यों से लोग दुखी हैं? क्या लोग टीएमसी को बेदखल करने के लिए ही बीजेपी को आगे ला रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, आज हम चर्चा करेंगे इसी पे। देखते रहिए, बीच में छोड़कर मत जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बंगाल के चुनाव में विभीषण ही असली ब्रह्मास्त्र होते हैं। 2011 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यानी ममता बनर्जी ने यही काम किया था। उन्होंने वामपंथियों के तमाम विभीषणों को इकट्ठा किया और टीएमसी में शामिल करा दिया। उसके बाद वे लगातार 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब बीजेपी इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसीलिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। कई वर्षों से वे डेरा डाले हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के 8 बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, लगभग हर हफ्ते बंगाल जा रहे हैं और बंगाल में वे अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जा चुके हैं, बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह वहां जा चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां जा चुके हैं और कई बार जाने के बाद अब डेरा डालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल में अपना वर्चस्व चाहती है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने 10 साल पहले ही कर दी थी। हालांकि 2011 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी विधायक बीजेपी का नहीं था। लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, इसका फायदा भी उसे हुआ और 2016 में बीजेपी ने बंगाल में अपने 3 सदस्यों को विधानसभा में भेजने में कामयाबी हासिल की, यानी 0 से 3 का सफर 5 साल में पूरा किया। लेकिन अब भाजपा 3 पर संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब भाजपा चाहती है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में अपना पूरा बहुमत साबित करे। इसी के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है और ये एकाएक नहीं है। हुआ ये कि टाइम्स नाउ और सी वोटर के एक सर्वे में ये बात सामने आई कि बीजेपी की सीटें 100 से ज्यादा हो सकती हैं। हालांकि इस सर्वे ने ममता बनर्जी की ही जीत का दावा किया है। इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आ सकती हैं। पिछले चुनाव में यानी 2016 में बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी और वर्तमान में सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस को 294 में से 211 सीटें मिली थी। लेकिन अब टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे कहता है कि अगले चुनाव में 2 मई को जब नतीजे आएंगे तब तृणमूल कांग्रेस की सीटें घटकर 157 से 165 के बीच हो सकती है, यानी एकदम सीटों में भारी गिरावट तृणमूल कांग्रेस की सीटों में आ सकती है, ऐसा ये सर्वे कहता है। ये सर्वे कहता है कि बीजेपी की सीटों की संख्या में 100 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। जो 3 सीटें हैं वो 107 सीटें हो सकती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि नहीं जी, सरकार तो हम ही बनाएंगे। आखिर कैसे बनाएंगे सरकार? क्या दावे, इस दावे के पीछे क्या असलियत है, क्या राज है या क्या उनकी शक्ति है, इस पर एक बार चर्चा करते हैं। वास्तव में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को वहां बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत मिली। इन सीटों का विश्लेषण जब बीजेपी के नेताओं ने किया तो उन्होंने पाया कि इन 18 सीटों को जीतने में 121 विधानसभा क्षेत्रों में उसने बढ़त हासिल की है। इसके अलावा 120 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। यही है बीजेपी के जीत के दावे का आधार। और उसके बाद बीजेपी के उत्साह को मानो पंख लग गए और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक लगातार बंगाल में अपनी बढ़त की बात करने लगे और ये दावा करने लगे कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की सेवाएं ली
और प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी बामुश्किल तिहाई का आंकड़ा भी छू पाएगी, यानी 99 से ऊपर बीजेपी नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हमारी रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है और हमने ममता बनर्जी की घेराबंदी बहुत कर ली है। बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में संपूर्ण घेराबंदी करने वाले प्रमुख नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षद से लेकर महापौर और विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी कोई चुनाव नहीं हारा है और उन्होंने जिसका समर्थन किया वो हर हाल में चुनाव जीता ही है। उनके बेटे को भी पार्टी ने इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 से टिकट दिया था, जो अपेक्षाकृत बहुत ही मुश्किल सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, लेकिन वहां से भी कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को चुनाव में जिताकर ले आए। बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय का नाता पुराना है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय की ससुराल ही कोलकाता में है, इस नाते उनका कोलकाता आना जाना लगा रहता था और बंगाल की राजनीति पर उनकी निगाहें थी। लेकिन 7 साल पहले जब वे भाजपा के महासचिव बने और हरियाणा चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, तब बीजेपी के संगठन को लगा कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कैलाश विजयवर्गीय को उसके बाद बंगाल की कमान सौंपी गई। कैलाश विजयवर्गीय ने यह चुनौती खुलेआम स्वीकार की और लगातार जुट गए, बहुत ही बारीक तरीके से नेटवर्क कर जमाने में, बंगाल में एक कार्यकर्ता से मिलने में, और उन्होंने लगातार एक कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश की, बूथवार लोगों कार्यकर्ताओं से बैठकें की, विधानसभावार लोगों से मिले और पूरे बंगाल का दौरा उन्होंने लगातार किया, जिसके आधार पर वे दावा करते हैं कि उन्होंने दीदी की घेराबंदी बहुत अच्छे से कर ली। अब ये कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति का ही असर है कि वे बंगाल में ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में लाने में सफल रहे। जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खास थे और नंदीग्राम में वे जीतते रहे हैं, उनके पिता भी वहां से जीतते रहे हैं। 40 साल से जिस इलाके में अधिकारी परिवार का वर्चस्व रहा है, उस परिवार से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ये बीजेपी की चाल रही या कैलाश विजयवर्गीय का गणित कि ममता बनर्जी उसमें प्रभावित हो गई, उसकी धारा में आ गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि वे नंदीग्राम जाकर चुनाव लड़ेंगी और तृणमूल कांग्रेस के विभीषण शुभेंदु अधिकारी को मजा चखाएंगी, वहां से जीत कर आएंगी। अब अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि यहां से तो जीतेंगे हम ही, और वे दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कम से कम 50,000 वोटों के मार्जिन से हारने वाली हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि बंगाल में लोग बीजेपी को लाने के लिए उतने उत्साहित नहीं हैं जितने कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए उत्साहित है। वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही दादागिरी, उनके द्वारा किए गए सांप्रदायिक अभियान और तुष्टीकरण की नीति से हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग नाराज है। बीजेपी ने इस बात को पकड़ा क्योंकि बंगाल में 30% वोटर मुस्लिम हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां 57% तक, 57% तक वोटर मुस्लिम हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए लोग बस गए हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने उन्हें वोटिंग अधिकार भी दे दिए हैं। बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है और उसने कहा है कि हम CAA लागू करेंगे। अमित शाह ये बात कह चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब बंगाल गए तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमारी सरकार आई तो हम बंगाल की अस्मिता का ध्यान रखेंगे, पूरे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, जिससे कुछ लोगों ने लूट कर बर्बाद कर दिया है। जाहिर है उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा था ममता बनर्जी के भतीजे की तरफ, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोल माफियाओं से मिलकर सांठगांठ की और अवैध रूप से कोयले का कारोबार किया। हजारों लाखों टन कोयला अवैध रूप से यहां वहां भेजा गया। इसके अलावा चिटफंड वालों से भी उन्होंने काफी सांठगांठ की और 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए। ये आरोप ममता बनर्जी के भतीजे पर बीजेपी लगा रही है।
जाहिर है बीजेपी के पास चुनाव प्रचार के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी भले ही सूती साड़ी में रहें और हवाई चप्पलें पहने, उनकी पार्टी के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है और वे पूरे जोर शोर से इस चुनाव में अपनी ताकत लगाएंगी और हर मौका, हर तरीका आजमाएंगी। बीजेपी ने इस चुनाव में एक और काम किया, उसने बंगाल की बहुत से सेलिब्रिटीज को, बहुत सी फिल्मी कलाकारों को, रंगमंच के कलाकारों को, टीवी के कलाकारों को, खिलाड़ियों को, उद्योगपतियों को और नौकरशाहों को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये पुराना फार्मूला ममता बनर्जी का ही था। बीजेपी चाहती थी कि सौरव गांगुली भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और प्रसन्नजीत चटर्जी भी शामिल हो जाएं। ये दोनों किसी कारणवश शामिल नहीं हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बॉलीवुड के सितारे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बीजेपी समझती है कि बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा प्रभाव है और उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। इसके अलावा भारती घोष नामक एक बड़ी ब्यूरोक्रेट थी जिन्हें ममता बनर्जी अपनी बेटी मानती थी और वो ममता बनर्जी की खास रही हैं, उन्हें भी बीजेपी ने अपने यहाँ बुला लिया है, यानी भारती घोष भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो टीएमसी से टूटकर बीजेपी में आ चुका है। ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी में आ चुका है। यानी बीजेपी हर उस व्यक्ति पर निशाना साध रही है जो चुनाव की मशीनरी को प्रभावित कर सकता है या चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ये दो मापदंड बीजेपी ने चुनाव के लिए रखे हैं और उसी के अनुसार वो काम कर रही है। अब बीजेपी के कम से कम 8 केंद्रीय मंत्री पिछले कई महीनों से लगातार वीकेंड में बंगाल की यात्रा पर हैं। उससे आप ऐसे समझिए कि जब अमेठी में राहुल गांधी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई और राहुल गांधी कभी कभार ही अमेठी गए, लेकिन 5 साल में स्मृति ईरानी 62 मरतबा, यानी लगभग हर महीने एक बार से भी अधिक उन्होंने अमेठी की यात्रा की और वहां छोटे छोटे से कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी गई और नतीजा यह निकला कि 2019 के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई और राहुल गांधी चुनाव हार गए। क्योंकि जिस तरह का नेटवर्क, जिस तरह कार्यकर्ताओं से मिलने का काम पार्टी के मंत्री करते हैं, इससे वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश आ गया है। ममता बनर्जी ने भी बहुत सोच समझकर अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने देखा कि बंगाल की लोकसभा की 42 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी जीत गई, उसके बाद 2020 में होने वाले स्थानीय चुनाव में ममता बनर्जी ने नकेल कसी। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो ही नहीं। फिर उन्होंने बंगाल की 12 प्रमुख बड़ी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये वे सारे प्रशासक हैं जो बीजेपी की तुलना में टीएमसी के ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं और ये ममता बनर्जी के लिए बड़े वफादार हैं। उनका ध्यान रहेगा कि वे चुनाव में क्या करते हैं। वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बजाय टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सलाहों को मानते हैं, उनके सुझावों को मानते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की यह स्थिति कर दी कि उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। बीजेपी सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने युवा वोटरों को लुभाने के लिए वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीती और टीएमसी की सरकार बनी तो बंगाल के 2 लाख युवकों को मुफ्त में मोटरसाइकिल दी जाएगी। इन मोटरसाइकिलों में वे अपने टूल बॉक्स लगा सकेंगे और अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकेंगे, छोटी मोटी रेहड़ी लगा सकेंगे या प्लम्बर का कार्य कर सकेंगे या बढ़ई आदि का कार्य कर सकेंगे। ये ममता बनर्जी ने बंगाल के युवाओं को एक दाना फेंका है, एक पासा फेंका है। अब बंगाल में वामपंथियों की कोई ताकत बची नहीं है। कांग्रेस और वामपंथी मिलकर भी सी वोटर टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक 33 सीटों से अधिक नहीं ला पाएंगे। यानी मुख्य मुकाबला नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में है और ये देखना होगा कि लोग आखिर बीजेपी को लाना चाहते हैं या ममता बनर्जी को ही सत्ता सौंपते हैं। ये भी बात कही जा रही कि अगर बीजेपी आएगी बंगाल में तो वो अपनी योजनाओं के कारण नहीं
बल्कि टीएमसी की विफलताओं के कारण। देखते हैं 2 मई को क्या होगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए मेरा कार्यक्रम। नमस्कार।